और अब पीएम मोदी ने पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। और इस मौके पर पीएम ने बेंगलुरु में चल रहे विपक्ष की बैठक पर करारा हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में चल रहे विपक्षी दलों की महाबैठक पर करारा प्रहार किया है। मोदी ने इस बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन करार दिया। पीएम ने कहा कि आजादी के 75 वर्षों में हमारा भारत कहां से कहां पहुंच सकता था। सामान्य तरीके से इस सामर्थ्य के साथ भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया है। सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ हमेशा भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। परिवारवाद पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, इनके लिए परिवार पहले देश बाद में है। भारत की बदहाली वाले लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं, दूसरा कि भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ है। और बेंगलुरु में हो रही विपक्ष की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में बीजेपी के खिलाफ एजेंडा तैयार किया जा रहा है। विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बैठक बेंगलुरु में जारी हो गई है। 2024 में मोदी सरकार को घेरने के लिए 26 दलों के सीनियर लीडर जुटे हैं। 4 बजे तक बैठक के बाद सभी दलों के नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होना तय है। 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कम्युनिकेशन पॉइंट ड्राफ्ट करने के लिए एक सब कमेटी गठित करना, सभी दलों द्वारा साझा तौर पर किए जाने वाली रैली और आंदोलन के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक सब कमेटी का गठन करना, राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग की प्रक्रिया पर चर्चा, ईवीएम की समस्याओं और ईसीआई के सुधार के लिए सुझावों पर चर्चा। तो बेंगलुरु की सड़कों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ होर्डिंग्स दिखाई दिए। होर्डिंग्स में नीतीश कुमार को द अनस्टेबल पीएम कैंडिडेट बताया गया। – 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक हो रही है। इस बीच बेंगलुरु की सड़कों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को टारगेट करने के लिए होर्डिंग लगाए गए। सड़क किनारे लगाए गए होर्डिंग में नीतीश को अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार बताया गया है। इतना ही नहीं, इन पोस्टर्स में बिहार में हाल ही में गिरे ब्रिज की तस्वीर भी लगाई गई है। सड़क किनारे पोस्टर की खबर जब पुलिस टीम को मिली तो आनन फानन में पुलिस ने सभी पोस्टर को हटाए। नीतीश कुमार पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। इसके बाद से वो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों राज्यों में जाकर क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात भी की थी। इसके बाद इसी साल जून में पटना में नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी। इसमें 15 दल शामिल हुए थे। ऐसे में अब नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए बेंगलुरु में पोस्टर लगाए गए हैं। तो विपक्ष की इस बैठक को टक्कर देने के लिए आज एनडीए अपने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है। और बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तय की जाएगी। बेंगलुरु में विपक्ष तो दिल्ली में सत्ताधारी दल एनडीए अपनी ताकत दिखाने जा रही है। आज दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक होने वाली है। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में विपक्ष के 26 दलों के मुकाबले एनडीए के 38 दल शामिल होंगे। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शाम को आहूत की गई है और कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि गांधी परिवार बेल पर है। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले पर पर्दा, आधे लोग न्यायालय से बेल पर, और पहली सरकार भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से बनाई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह व्यक्तिगत रूप से बैठक का मार्गदर्शन करेंगे। एलजेपी के नेता चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए हैं। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके उनको एनडीए में शामिल होने की बधाई दी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से आज भी यूपी एटीएस पूछताछ की। आपको बता दें कि सोमवार को एटीएस की एक टीम ने सीमा सहित सचिन और सचिन के पिता से करीब 6 घंटे सवाल किए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि सीमा हैदर का लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है। एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीमा प्यार की आड़ में जासूसी या किसी गलत इरादे से भारत तो नहीं आई है। सीमा बिना वीजा या किसी कागजात के भारत में आई है और इसी बात को लेकर वो यूपी एटीएस और आईबी की जांच के रडार पर है। कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए जांच एजेंसियां अब दिन रात एक कर चुकी हैं। सोमवार को यूपी एटीएस की टीम ने सीमा से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। सवाल जवाब के बाद सभी को छोड़ दिया गया, लेकिन एटीएस आज फिर सुबह सुबह सीमा को अपने साथ ले गई। भारत से लेकर नेपाल और दुबई तक सीमा के मददगारों की भी खोजबीन शुरू हो चुकी है। इस पड़ताल के दौरान ही सीमा हैदर के पास से पुलिस को 5 पासपोर्ट के अलावा 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 1 सिम कार्ड, 1 टूटा हुआ मोबाइल, 4 बर्थ सर्टिफिकेट, 3 आधार कार्ड, 1 पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस से जुड़ी लिस्ट, 5 वैक्सीनेशन कार्ड और पोखरा से दिल्ली का एक बस टिकट मिला है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से आगरा में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ताजमहल के व्यू पॉइंट तक यमुना का पानी पहुंच गया है, लिहाजा पर्यटकों को यहां पर आने पर रोक दिया गया है। आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से 1978 के बाद पहली बार ताजमहल की दीवार तक यमुना का पानी पहुंच गया है। ताजमहल के व्यू पॉइंट तक यमुना के पानी ने टच कर लिया है, लिहाजा अब यहां तक पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई है। हालात को देखते हुए लोगों ने निचले इलाकों को खाली करना भी शुरू कर दिया है। आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बहने लगी। नतीजा यमुना के पानी में ताजमहल के पास बना दशहरा घाट डूब गया है। यहाँ पर यमुना का जलस्तर 497 फीट पहुँच गया है, जबकि खतरे का निशान 495 फीट पर है। जहाँ जहाँ पानी का बहाव बढ़ा है, जलस्तर बढ़ा है, वहाँ पर जो भी एहतियातन उपाय हो सकते थे, बैरिकेडिंग कराना घाटों पर या वहाँ पर पंपिंग सेट लगाना, वो सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। आगरा में ताजेवाला और गोकुल बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद ये हालात पैदा हुए हैं। कई इलाकों में फसलें पानी में डूब गई हैं। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मथुरा में भी यमुना में भीषण बाढ़ आ गई है। वृंदावन, मथुरा सदर, गोकुल बैराज, कोयला अलीपुर के आसपास की 100 से ज्यादा कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे जिले के 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वृंदावन और जयसिंहपुरा की कॉलोनियों में 6 फुट तक पानी भर गया है।